हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो फाइनली आप सभी के हाईली डिमांड पर ये जो हमारा पेपर है मैथ्स का, तो इसका ये पार्ट 2 वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो उसको आप देख लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो के लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में भी दिख जाएगा। ठीक है, तो पहले उसको देख लेना, उसके बाद ये जो पार्ट 2 वाला वीडियो है इसको आप देखना। इस वीडियो में हम ये जो हमारा पेपर है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 8 एंड इसके आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, तो इसमें हम इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 एंड उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा, यहां तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा, तो यहां से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 8 से ना आपका खंड ग यानी कि सेक्शन सी शुरू हो जाता है। तो सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे सारे आपके 3 मार्क्स वाले होंगे। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि दोनों ही मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़ो क्या बोला है। समांतर चतुर्भुज PQRS तथा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, देखो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप मुझसे कमेंट करके या फिर डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12, ठीक है, फ्रेंड ऑफ मैथ्स एंड उसके बाद 12 ये सर्च कर लेना, आपको आईडी दिख जाएगी। आईडी को फॉलो करके और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में ना रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12 सर्च करके और वहां फॉलो करके और कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सबसे पहले PQRS, ट्रायंगल हमारा है PQR और पैरेललोग्राम है PQRS। तो PQRS ये हमारा जो पैरेललोग्राम है ना, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसी का एरिया देखो कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ PQRS। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी हमारा जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा बेस इनटू हाइट। ठीक है, यहां पर ये मैंने इंग्लिश में लिखा है एरिया ऑफ PQRS। आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप लिखोगे PQRS का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो बेस और हाइट क्या हो जाएगा इस चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में। तो बेस हमारा ये हो जाएगा जो कि 8 सेंटीमीटर है, तो बेस 8 लिखेंगे इनटू हाइट हमारा क्या होगा, ये देखो ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो हाइट 6 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा एरिया आ गया पैरेललोग्राम का, PQRS का। ठीक है, इसके बाद हमें ट्रायंगल PQR का भी एरिया निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, हिंदी में आप लिखोगे कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है, आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, पैरेललोग्राम के एरिया का भी और ट्रायंगल के एरिया का भी। तो देखो सबसे पहले 1/2 उतारेंगे। बेस इसमें भी हमारा बेस क्या होगा, देखो PQR जो है वो ये वाला हमारा ट्रायंगल है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो इसमें भी बेस यही होगा 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिखेंगे। एंड हाइट भी हमारा यही होगा 6 सेंटीमीटर वाला, तो हाइट 6 लिखेंगे। ठीक है, इसका हाइट हमारा ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, देखो हाइट हमारा ट्रायंगल का ये हो जाएगा। तो ये कितना होगा, जितना कि हमारा ये वाला है जो कि 6 है, तो इसीलिए हाइट 6 हो जाएगा। अब देखो 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6 कट गया, बचा हमारे पास 1 8 और 3, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर है। एक तो ये 24 और दूसरा 48, ये दोनों हमारे आंसर हैं। समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस व्हेन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। ठीक है,
हिंदी मीडियम में पढ़ लो, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो ये हमें व्यंजक दिया है, इसका मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 दिया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर 3 का 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2x स्क्वायर ब्रैकेट में है, 3 बाहर है, तो 3 का 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो देखो मैं यहां पर इसको, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, और इस 3 का इस 1 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। एंड इसके बाद प्लस में 2y है तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया, एंड माइनस का 9 है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, तो यहां पर 6x स्क्वायर है, इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे। ये माइनस का 3 एंड ये माइनस का 9 दोनों नंबर हैं, तो माइनस और माइनस में है दोनों, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 12। लेकिन बड़ा जो है 9 इसके आगे माइनस है, तो इसीलिए इसका आंसर माइनस का 12 आएगा। सबसे पहले इस प्लस का 2y उतारेंगे, फिर माइनस का 12 लिख देंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद देखो अब क्या करेंगे हम, कि बोला है कि x की वैल्यू 3 लो और y की वैल्यू -1 लो, तो यहां इस एक्सप्रेशन में, इस व्यंजक में जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां पर 3 पुट कर दो, और जहां पर y दिख रहा है वहां पर -1 पुट कर दो। तो सबसे पहले हमारा है 6 को हमने एज इट इज लिख दिया, फिर x स्क्वायर है, x की वैल्यू क्या लेना है हमें 3, तो इसीलिए x की जगह पर 3 आ गया, और स्क्वायर लगा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस में 2y है, तो y की वैल्यू हमें -1 लेना है, एंड फिर माइनस में 12 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 54। फिर इस +2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस माइनस माइनस यानी कि -2। फिर ये -12 है तो इसको हमने उतार दिया, एंड इसके बाद अब हमारा क्या होगा कि 54 ये है हमारा, एंड इसके बाद -2 और -12 को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2 और -12 ये हो जाएगा -14। ठीक है, क्योंकि बड़ा 12 इसके आगे माइनस है तो इसीलिए माइनस लगेगा और 14 आएगा। अब 54 में से 14 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 40 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से। इसके बाद देखो इसमें और में भी क्वेश्चन दिया है। अब करना क्या है आपको एग्जाम में, कि जब इस तरह से दिया हो ना, अथवा में एक ऊपर और एक नीचे अथवा में, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है, लेकिन मैं आपको दोनों कराऊंगा ताकि दोनों ही आपको समझ में आ जाए। दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। एग्जाम में कौन सा आप करो ये आपके ऊपर है। ठीक है, जो इजी लगे आपको उसे आपको करना है। इसको एक बार आप इंग्लिश मीडियम में रीड कर लो। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द वैल्यू ऑफ दिस k is 28 when x equal to 1। ठीक है, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड करना है। k के किस मान के लिए, इसका मान 28 हो जबकि x इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हमें x की वैल्यू माइनस, यहां पर x की वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये जो हमें दिया है ना, इसमें जहां जहां x हमको दिख रहा है ना वहां पर 1 पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 3x स्क्वायर है तो 3 का 3 उतारेंगे, x स्क्वायर है तो x की जगह पर 1 लेना है और स्क्वायर लगा देंगे एज इट इज। फिर प्लस x है तो ये प्लस x की वैल्यू क्या करना है, हमें क्या लेना है 1, तो ये 1 लिखेंगे। एंड फिर -2k है तो ये -2k उतारेंगे। एंड बोला है कि 28 यानी वैल्यू हमें इस पूरे की 28 दी हुई है तो इक्वल में 28 लिखना है। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारा 3 आएगा, और प्लस में क्या है 1 एंड माइनस में 2k है इक्वल टू 28 है। अब 3 + 1 4 हो गया, तो 4 - 2k है इक्वल टू 28 है। अब इसको आगे करेंगे तो यहां से क्या होगा हमारा कि -2k को उतारेंगे, ये 4 ना इक्वल के इधर जाएगा तो 28 में से ये 4 माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो इक्वल के दूसरी तरफ अगर शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये अगर 4 प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 28 में से 4 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा।
अब यहां पर ये -2 एंड ये k, इनके बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाता है ना, तो इसीलिए k की वैल्यू निकालेंगे तो ये 24, ये -2 k के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 1 जा 2 और ये 2 के टेबल से 12 बार में कट जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस जो है ना इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस और 12, यानी k की वैल्यू -12 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि और भी आगे बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज आपके लिए आने वाली है इस चैनल पर। तो जैसे ही अपलोड होंगी वीडियोज, सबसे पहले नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, इन अ सेकेंडरी स्कूल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ पर हमें इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि सिंपली हमें एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, हिंदी मीडियम में देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन, एक माध्यमिक विद्यालय में कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंडालेख द्वारा निरूपित करना है। ठीक है, तो चलो एक दंडालेख बनाते हैं। हमें ये क्लास दिए गए हैं, कक्षा, और ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि इस तरह से एक सीधी लाइन खींचते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये y एक्सिस होता है, यानी कि y अक्ष, और नीचे हमारा ये क्या होता है, ये होता है x अक्ष। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्लास है ना, यानी कि कक्षा, उसको हम x अक्ष पर रिप्रेजेंट करेंगे, और जो विद्यार्थियों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो y अक्ष पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थियों की संख्या वो ऐसे है 240, 220, 190, 205, 140। तो हम क्या करेंगे ना कि y एक्सिस पर जो गैप है वो हम 40-40 का गैप ले लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा हमारा 80, ये 120, ये हमारा हो जाएगा 140। ठीक है, सॉरी 140 नहीं होगा, ये हमारा 160 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 160, इसके बाद ये हो जाएगा 200 और ये हमारा 240। ये जो पॉइंट होता है ये हमारा 0 होता है। अब देखो जो छठी कक्षा है यानी कि 6th क्लास, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 240, तो 240 हमारा यहां तक आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम खींचेंगे, बार ग्राफ बनाना है हमें, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि दंडालेख तो कुछ इस तरह से बनता है, बीच में गैप होता है। तो ये हमारा हो गया, ये कौन सी क्लास का है, 6th क्लास का। इसके बाद 7वीं क्लास में 220 विद्यार्थी हैं, तो 7वीं क्लास में 220 हमारा कहाँ आएगा, 200 और 240 के बिल्कुल बीच में, यानी कि यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा 7वीं क्लास का, यहां पर लिख देंगे 7th क्लास। आप इस तरह से लिख भी सकते हो, 6th क्लास में कितने हैं 240, तो ऊपर इस तरह से आप लिख सकते हो, एंड 7th क्लास में कितने हैं 220, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है 8th क्लास का 190, तो 190 कहां पर आएगा, देखो 160 और 200 के बीच में, बिल्कुल बीच में नहीं आएगा, बिल्कुल बीच में 180 आएगा, 180 एंड 200 के बीच में, यानी कि ऑलमोस्ट यहां पर। आप ग्राफ पर बनाओगे ना तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, और इसे आपको पेंसिल एंड स्केल से बनाना है। यहां पर मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है, आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये 8th क्लास में कितने हैं 190, तो ये हमने दिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट है 9th क्लास का 205 है, तो 205 कहाँ आएगा, 200 से हल्का सा ऊपर। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट यहां पर आ जाएगा हमारा 9th क्लास का। ठीक है, तो ये 9th क्लास का हो गया एंड 205। इसके बाद थोड़ा सा इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इसको हम थोड़ा सा लाइन को बढ़ा देते हैं इस तरह से। इसके बाद देखो 10th क्लास में 140 स्टूडेंट्स हैं, तो 140 हमारा 120 एंड 160 के बिल्कुल बीच में जाएगा, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 10th क्लास का 140। तो इस तरह से हमें जो बार ग्राफ है दंडालेख वो हमें बनाना था। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो ये रहा।
बोला है कि 3 मित्र करण, भानु व कार्तिक ने मिलकर एक कंपनी शुरू की। उन्होंने 1 महीने में हुए 1,25,000 रुपए को इस प्रकार बांटा कि करण को 5 भाग, भानु को 1 भाग व कार्तिक को 4 भाग मिले। कार्तिक का लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, करण का लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको इंग्लिश मीडियम में रीड करो। 3 फ्रेंड्स हैं, करण, भानु एंड कार्तिक हैव स्टार्टेड अ कंपनी। दे डिवाइडेड प्रॉफिट ऑफ 1,25,000 in a month in such a way that Karan got 5 parts, Bhanu got 1 part and Karthik got 4 parts. Find Karthik's profit and profit percentage. Find the profit of Karan. 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टोटल कितने पार्ट्स होंगे। करण को 5 पार्ट्स मिल रहे हैं, भानु को 1 पार्ट एंड कार्तिक को 4 पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि इसके सॉल्यूशन में टोटल पार्ट्स लिखेंगे। तो टोटल पार्ट्स कितने होंगे, जो एक है 5, दूसरा है 1 और तीसरा है हमारा 4, यानी कि करण को 5, ये देखो 5 एंड भानु को 1 एंड कार्तिक को 4। तो 5 + 1 + 4, 5 + 1 + 4 कितने हो जाएंगे 10 पार्ट्स। टोटल कितने पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स। अब हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले पूछा है फाइंड कार्तिक्स प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जो कार्तिक है, कार्तिक का प्रॉफिट, ठीक है। अब कार्तिक का प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, कार्तिक के जो पार्ट हैं वो कितने पार्ट हैं 4, यानी कि कार्तिक को कितने पार्ट मिल रहे हैं, देखो कार्तिक को 4 पार्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए 4 को हम ऊपर लिखेंगे, टोटल पार्ट्स को नीचे, टोटल 10 पार्ट्स हैं एंड कितने रुपए का टोटल प्रॉफिट हो रहा है 1,25,000 का। तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 50,000, ठीक है। तो 50,000 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमसे जो कार्तिक है ना उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछा है, तो यहां पर हम लिख देंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, जो कार्तिक है उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, तो 50,000 को हम ऊपर लिखेंगे, नीचे हम क्या लिखेंगे टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल हुआ है 1,25,000 का एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हमेशा प्रॉफिट, हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये सबसे पहले 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। अब 125 जो है वो कट जाएगा हमारा, ये 500 यानी कि 125 और 500 ये कट जाएगा, 125 एक बार में और 500 4 बार में, और ये एक 0 है यहां पर आ जाएगा, यानी कि 40% का प्रॉफिट हुआ है जो कार्तिक है उसका, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया 40%। इसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ करण, यानी कि करण का भी प्रॉफिट हमें बताना है। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे करंस प्रॉफिट, ठीक है। अब ये कैसे बताएंगे हम, तो देखो करण को कितने पार्ट मिल रहे हैं, करण को 5 पार्ट मिल रहे हैं, तो इसीलिए 5 ऊपर, टोटल कितने पार्ट्स हैं 10 और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 1,25,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 62500। तो ये हमारा आंसर है, करण का प्रॉफिट है 62,500 रुपए का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी में हमारा और में भी दिया हुआ है, अथवा में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोला है कि गौरव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग अ क्रिकेट बैट फॉर 600 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट इफ ही सेल्स बैट एट 10% लॉस, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ बैट। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसीलिए, ठीक है। तो यहां पर देखो हिंदी मीडियम में गौरव ने एक क्रिकेट बैट को इतने में बेचकर 20% का लाभ कमाया। बल्ले का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि वह बल्ले को 10% हानि पर बेचता है तो बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2 इसमें पूछ लिया क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि हमें इसमें बताना है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, तो हम उसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे लेट सीपी। क्या लेट करेंगे हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट कितने का हुआ है तो यहां पर लिखेंगे हम प्रॉफिट
कितने का हुआ है 20% का, तो ये हमने प्रॉफिट लिख दिया 20% का। अब सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कितना होगा, देखो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है वो हमने 100 मान लिया, ठीक है, ध्यान से समझना थोड़ा। क्रय मूल्य हमारा कितना है 100 है, यानी कि 100 रुपए में उसने खरीदा, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 20% का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी यानी कि कितने का बेचा होगा उसने, तो सिंपल बात है कि 120 में ही तो बेचा होगा, क्योंकि 100 का खरीदा, 20% का इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो 120 का बेचेगा वो। तो ये हमारा एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। लेकिन हमें तो बोला है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 600 है, ये 600 क्या है सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस हमारा एक्चुअल जो है ना वो 600 है, तो यहां पर हम लिख देंगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है 600 रुपए है। अब हमें निकालना है इसमें कॉस्ट प्राइस। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, ठीक है, और सिंपल मेथड बता रहा हूं, तो ध्यान से समझना। एक्चुअल एसपी में हमारा कितना है, एक्चुअल एसपी यानी कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस ये 600 है, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा कि कॉस्ट प्राइस ऊपर अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू कर देते हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो सीपी कितना है यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 है यानी कि क्रय मूल्य, तो 100 ऊपर, नीचे क्या है एसपी, एसपी हमारा कितना है 120, तो नीचे 120 लिखेंगे और मल्टीप्लाई ये हमारा क्या है एक्चुअल एक्सपी, तो एक्चुअल एसपी कितना है 600 है, तो यहां पर 600 लिख देंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 12 एकम 12, ये 12 पंजे 60, अब 100 और 5 का गुणा कर दोगे तो क्या आएगा 500, तो 500 हमारा आंसर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपए, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे एक और क्वेश्चन पूछा है, इफ ही सेल्स बैट एट 10% लॉस देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ बैट, यानी कि अब वो बैट को 10% लॉस पे बेच रहा है, ठीक है, तो हमसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो क्या करेंगे हम कि सबसे पहले लिखेंगे कि लॉस जो है ना वो 10% का है, ठीक है, तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखो कॉस्ट प्राइस यानी कि उसने क्रय मूल्य उसका कितना था, कितने का खरीदा था 100 का, लॉस हो गया 10% का, यानी कि 10 का उसका लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 90 ही तो होगा, है ना, क्योंकि 100 में खरीदा, 10 का हानि हो गया, लॉस हो गया, तो बेचेगा कितने का 90 में बेचा होगा, जब भी 10 का हानि हुआ होगा, तो सेलिंग प्राइस इस बार 90 है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है सेलिंग प्राइस पूछा है, ये तो 90 हमने माना है, ठीक है, तो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे एसपी हम निकालेंगे कैसे, यानी कि विक्रय मूल्य, तो इसके लिए एसपी ऊपर, नीचे क्या लिखते हैं सीपी, इनटू में लिखते हैं एक्चुअल सीपी, यानी कि यहां पर ये एक्चुअल सीपी हो जाएगा, तो एसपी हमारा 90 है तो ये 90 लिखेंगे, अपॉन सीपी हमारा कितना है, सीपी है 100 यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये देखो ये रहा, और इनटू में ये हमारा क्या होता है एक्चुअल सीपी, तो एक्चुअल सीपी हमारा ये आया है 500 रुपए, तो इसीलिए 500 यहां पर आएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 90 और 5 बचा, 90 और 5 का गुणा करेंगे तो 450 आएगा, यानी कि उसने कितने में बेचा होगा 450 रुपए में, तो ये हमारा आंसर है। एक ये 500 और एक ये 450, ये दोनों हमारे आंसर हैं। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है सिंप्लीफाई करने को, ये 2 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से हिंदी मीडियम में देखो ये रहा हमारा, सरल कीजिए, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट वाले को करते हैं। अब इसको किस तरह से करेंगे हम, देखो सबसे पहले 12 की पावर 3 है, ठीक है, तो यहां पर 12 के जब हम फैक्टर करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी कि 2 इसमें 2 बार आ रहा है, तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और फिर क्या है 3, तो गुणा में 3 लिख सकते हैं, यानी कि जो ये 12 है ना हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, और फिर यहां पर पहले से पावर 3 है तो इस तरह से ब्रैकेट लगा के और पावर 3 लिख देंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद क्या है इनटू में 8 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे 8 के भी इस तरह से फैक्टर करेंगे, तो 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, इसमें 2 हमारा 3 बार आ रहा है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। फिर क्या है इनटू में a स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर स्क्वायर ना यानी कि पावर 2 पहले से लगा हुआ है, तो इसीलिए इस पे ब्रैकेट लगा के और इस तरह से पावर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला, तो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद इनटू में a स्क्वायर है, तो इसीलिए यहाँ पर इनटू में a स्क्वायर उतार दिया हमने, और इसके बाद नीचे देखो, नीचे क्या है 2 की पावर 5 है सबसे पहले, तो इसको हम उतारेंगे, एंड इसके बाद
3 की पावर 4 है गुणा में, तो इसको हमने उतार दिया, गुणा में क्या है 5 की पावर 2 है। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है और ब्रैकेट में यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 3 है, तो इस पावर 2 का इस पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6 और फिर ये 3 है, इसकी पावर भी हमारा कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद गुणा में यहाँ पर ये 2 है और ये पावर की पावर है, तो इन दोनों का भी गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 दूना 6 हो जाएगा गुणा में ए स्क्वायर। एंड इसके बाद नीचे देखो, नीचे हमारा क्या है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 है। अब इसको आगे करेंगे तो यहाँ 2 की पावर 6 और यहाँ पर भी देखो 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 6, यानी कि बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर क्या होते हैं मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं, तो इसीलिए 2 को एक बार लिखेंगे और ये जो दोनों पावर है 6 और 6 ये ऐड हो जाएंगे तो 12 आ जाएगा, तो 2 की पावर 12 हो गया। इसके बाद ये 3 की पावर 3 नीचे 3 की पावर 4, इनका भी बेस सेम है 3 3, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है पावर, 3 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो -1 आता है ना, तो इसीलिए क्या करेंगे कि 3 को एक बार लिखेंगे बेस को और पावर आ जाएगा -1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो ये हमने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लाई में क्या है, ऊपर ए स्क्वायर है तो इसको हमने उतार दिया एंड नीचे अब क्या बचा, नीचे ये 2 की पावर 5 बच रहा है, इसके बाद गुणा में क्या बच रहा है 5 की पावर 2 बच रहा है, तो इसको हमने लिख दिया क्योंकि इसको तो हमने सॉल्व कर दिया ना, इसीलिए ये अब नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो आगे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ऊपर 2 की पावर 12 है और बटे में 2 की पावर 5 है, तो इसमें भी बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो 2 की पावर 12 में से ये 5 घट जाएगा तो 2 की पावर 7 बचेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो 3 की पावर -1 है ना, यहाँ पर इसकी पावर माइनस में है, तो इसकी पावर को पॉजिटिव यानी कि प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको जब हम 3 को नीचे लिख देंगे ना बटे में, तो हमारा इसकी पावर प्लस हो जाएगा यानी कि 3 बन जाएगा, 3 की पावर 1 बन जाएगा, और जब किसी नंबर का पावर 1 होता है तो उसको हम लिखते नहीं है, इसीलिए हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद और हमारा क्या है, ऊपर बच रहा है इनटू में ए स्क्वायर एंड नीचे क्या बच रहा है, ये बच रहा है 5 की पावर 2, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 7 है, इसका मतलब ये है कि 2 को 7 बार लिखकर और गुणा करना पड़ेगा। देखो इस तरह से 2 को हम 7 बार लिख करके और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसके बाद 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, तो 128 आएगा इसको सॉल्व करने पे, और फिर ये ए स्क्वायर है तो इनटू में ए स्क्वायर लिख देंगे और नीचे ये 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25, 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 25 या 75, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद इसका देखो सेकंड पार्ट भी है, इसको भी हमें करना है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो देखो अब सेकंड वाले पार्ट को हम कैसे करेंगे, इसको भी ध्यान से देख लेना। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें दिया क्या है, सेकंड वाले पार्ट में हमें दिया है t की पावर 0 है सबसे पहले, उसके बाद प्लस में 2 है और इन सब की पावर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व किस तरह से करना है हमें, सबसे पहले t की पावर 0 है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर या फिर कोई भी जो है बेस उसका पावर 0 होता है तो हमारा ये पूरा जो है वो 1 कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए t की पावर 0 को हम 1 लिखेंगे एंड फिर इसके बाद प्लस में क्या है 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारा पावर में 3 है। ठीक है, इनटू में क्या है हमारा 3 की पावर 3 है एंड बटे में क्या है 1458 है, तो हमें सबसे पहले 1458 जो है ना इसका भी फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको भी पावर के फॉर्म में लिखना है, तो 1458 के फैक्टर करने पर क्या आएगा, देखो सबसे पहले 2 के टेबल से कटेगा 729 बार में, अब ये 3 के टेबल से कटेगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 243 बार में, ये भी 3 के टेबल से कटेगा 81 बार में, ये भी 3 के टेबल से 27 बार में, और ये भी 3 के टेबल से 9 बार में, ये 3 के टेबल से 3 बार में, और फिर 3 के टेबल से 1 बार में। तो यहाँ पर 2 एक बार आ रहा है तो 2 लिखेंगे इनटू 3 हमारा देखो कितनी बार है
6 बार, तो इसीलिए 3 की पावर 6 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1458 को। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर सबसे पहले ये 1 और ये 2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये 3 और इसकी पावर क्या है 3, तो 3 लिखा हमने, इनटू में 3 की पावर 3 है, एंड नीचे क्या है हमारा 2 इंटू 3 की पावर 6। ठीक है, अब देखो यहां पर ऊपर बेस दोनों के सेम है 3 3, तो पावर क्या होंगे ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो इसको हम लिख देंगे 3 को एक बार और दोनों पावर ये और ये ऐड कर देंगे तो 3 की पावर 6 हो जाएगा, एंड नीचे क्या बचा 2 इंटू 3 की पावर 6। ठीक है, तो अब देखो 3 की पावर 6 ऊपर है, एंड इसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि 3 की पावर 6 ऊपर है एंड बटे में भी 3 की पावर 6 है, यानी कि दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी माइनस हो जाएंगी क्योंकि दोनों डिवाइड में है। तो 3 को एक बार लिखेंगे और इस पावर में से 6 में से ये पावर माइनस कर देंगे तो 0 बचेगा, एंड नीचे क्या बचा अब सिर्फ 2 बचा। ठीक है, अब 3 की पावर 0 है तो 3 की पावर 0, यानी कोई भी नंबर हो बेस कोई भी हो उसका पावर अगर 0 होता है तो उसे 1 कंसीडर किया जाता है। नीचे क्या बचा 2, तो 1/2 यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट्स ए एंड बी अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 से ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 13 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इस पेपर में आगे क्वेश्चन है सभी को हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पार्ट 3 वाला वीडियो चाहिए, यानी कि पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 13 और आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, तो पार्ट 3 वाला वीडियो अगर आपको चाहिए, एक्चुअल में नीड है, तो पार्ट 3 कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूरा पार्ट 3 लिख के भर देना। ठीक है, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको एक्चुअल में पार्ट 3 की वीडियो की नीड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि पार्ट 3 वीडियो जैसी अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।